एम्बेसी, हाई कमीशन और कॉन्सुलेट क्या होते हैं और इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? क्या वाकई में हमारे देश में जितने भी देशों के एम्बेसीज हैं उनमें हमारे प्रधानमंत्री पैर भी नहीं रख सकते? इनकी बिल्डिंगें कौन बना के देता है? हम बनाते हैं या फिर जिनका एम्बेसी है वो कंट्री खुद से बनाती है? क्यों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज्यादातर कंट्री ने एम्बेसीज के तौर पे अपने बिल्डिंग्स खुद से बनाने स्टार्ट किए, ना कि होस्ट नेशन के द्वारा दिए गए बिल्डिंग पे रहते हैं? क्यों कुछ एक देश के एम्बेसी में महज 40 स्टाफ होते हैं पर कहीं पे 400 स्टाफ भी होते हैं? क्या किसी देश का एम्बेसी किसी कंट्री से ही बड़ा हो सकता है? कैसे करके किसी एम्बेसी का इस्तेमाल स्पाइंग के लिए किया जाता है और कैसे करके किसी एम्बेसी का इस्तेमाल स्मगलिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए किया जाता है, ये सारा विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। ये इस टॉपिक पे सबसे कंप्लीट वीडियो होने वाला है, तो आखिरी तक देखिएगा। हम एम्बेसी से स्टार्ट करते हैं। एम्बेसी बेसिकली एक देश का दूसरे देश में ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन होता है। ऐसे बिल्डिंग्स को हम एम्बेसी कहते हैं। ये इंडिया का एम्बेसी है यूएसए में, वॉशिंगटन डीसी में है। इसको इंडियन एम्बेसी इन यूएसए कहेंगे। वैसे ये यूएसए का बिल्डिंग है इंडिया में, इसको यूएस एम्बेसी इन इंडिया कहेंगे। सिमिलरली ये पाकिस्तान का एम्बेसी है जो कि इंडिया में है, पर इसको एम्बेसी नहीं कहते, इसको पाकिस्तान हाई कमीशन इन इंडिया कहते हैं। वैसे ही इंडिया का जो हाई कमीशन होगा पाकिस्तान में, उसको हाई कमीशन कहेंगे। वैसे ये इंडिया का यूके के अंदर है, इसको भी इंडियन हाई कमीशन इन यूके कहते हैं। तो कुछ देशों के बिल्डिंगों को हम एम्बेसी कहते हैं और कुछ को हाई कमीशन कहते हैं। तो पहला अंतर जान लीजिए, एम्बेसी और हाई कमीशन दोनों का काम सेम है। एम्बेसी एक देश का दूसरे देश में ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन होता है और इस बिल्डिंग का या इसके अंदर मौजूद स्टाफ जो होते हैं उनका काम होता है दो देशों के बीच में डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशंस को सेटअप करना और उनको हैंडल करना। सेम काम हाई कमीशन का भी होता है, पर नाम अलग अलग क्यों पड़े? कोई भी दो देशों के बीच में ऐसे ऑफिशियल रिलेशन सेट करने वाले बिल्डिंग है उनको एम्बेसी कहते हैं। पर अगर ये दोनों देश कॉमनवेल्थ का हिस्सा हुए तो इनके जो ऑफिशियल जो रेसिडेंसेज होंगे उनको हाई कमीशन कहा जाएगा। कॉमनवेल्थ क्या होता है? कॉमनवेल्थ बेसिकली एक ग्रुप ऑफ 56 कंट्रीज है जो कि एक समय पे ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे, यानी कि ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे। हालांकि इसमें भी एक दो कंट्री और ऐड हुए हैं, जैसे रवांडा हो गया, मोजाम्बिक हो गया। ये ऐसे कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं जो कि एक्चुअली में कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं रहे। एक्सेप्शन केसेस है, अदरवाइज मेजोरिटी में ज्यादातर कॉमनवेल्थ के अंदर वही कंट्रीज होंगे जो कि ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे। तो अगर दो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में ऐसे ऑफिशियल रेसिडेंसेज होंगे तो उनको हाई कमीशन कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनीज थे और दोनों ही कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। तो पाकिस्तान का बिल्डिंग इंडिया में पाकिस्तान हाई कमीशन कहलाता है और इंडिया का पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन कहलाता है। सिमिलरली यूके के साथ भी। पर मान लेते हैं जैसे एक कंट्री ले लेते हैं कोई, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस कभी भी यूके का हिस्सा नहीं था। तो फ्रांस के अंदर हमारा जो बिल्डिंग होगा वो एम्बेसी कहलाएगा, भले ही हम कॉमनवेल्थ का पार्ट है, पर फ्रांस यूके का पार्ट नहीं है। तो फ्रांस के अंदर का जो बिल्डिंग है वो एम्बेसी ही कहलाएगा, हाई कमीशन नहीं कहलाएगा। मतलब ये क्लियर हो गया कि दोनों ही कंट्री का कॉमनवेल्थ का पार्ट होना जरूरी है, तो उनके एम्बेसीज को हम हाई कमीशन कहते हैं। फंक्शन सेम है, फंक्शन वही है, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशंस को सेटअप करना दो कंट्री के बीच में और उनके रिलेशंस को फिर आगे हैंडल भी करना। अब जो एम्बेसी होता है इसका हेड होता है उसको एम्बेसडर कहते हैं। वैसे ही जो हाई कमीशन का जो हेड होता है उसको हाई कमिश्नर कहते हैं। दोनों का काम सेम, फिर से सेम है, बस नाम अलग अलग है। जो एम्बेसी है उसके अंदर जो एम्बेसडर है वो जनरली यूपीएससी क्लियर करके जाएगा और वो आईएफएस, जैसे यूपीएससी क्लियर करने के बाद आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस कई सारे सर्विसेज होते हैं। तो जो लोग आईएफएस सेलेक्ट करते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जिनका रैंक अच्छा होगा वो आईएफएस सेलेक्ट करेंगे और उनमें से फिर उनको एम्बेसडर बनने का मौका मिलेगा थ्रू प्रमोशन, कुछ समय के सर्व करने के बाद होता है। वैसे ही हाई कमीशन में भी सेम है, वही आईएफएस के थ्रू ही जाते हैं ज्यादातर लोग। अब ऐसे ही एक और बिल्डिंग होते हैं जिनको कॉन्सुलेट कहते हैं। अब ये कॉन्सुलेट एक्चुअली में क्या होते हैं? ये एम्बेसी और हाई कमीशन से थोड़ा अलग होते हैं। ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों एकदम पूरा सिमिलर है। हाई कमीशन और एम्बेसी हर एक देश का दूसरे देश में एक ही हो सकता है, यानी कि इंडिया का अगर यूएसए में है तो एक ही एम्बेसी हो सकता है, वैसे यूएसए का भी इंडिया में एक ही हो सकता है। तो पाकिस्तान का हाई कमीशन भी एक ही हो सकता है, इंडिया का यूके में भी हाई कमीशन एक ही हो सकता है। और ये जनरली कैपिटल में होता है। भारत में देखेंगे यहाँ पे दिल्ली में चाणक्यपुरी बोल के एक जगह है, उधर एम्बेसी रोड है। एम्बेसी रोड में जाएंगे तो लगातार आपको 70-80 एम्बेसीज और हाई कमीशन एक साथ दिख जाते हैं। तो जनरली हर एक कंट्री अपने कैपिटल एरिया में एक एरिया एलोकेट कर देता है कि वहां पे दूसरे कंट्रीज का एम्बेसी हो। अमूमन तौर पे दुनिया के हर देश में ही एम्बेसी होता है, सिवाय कुछ एक्सेप्शंस हैं, उस पे भी आएंगे। ठीक है, तो ये कैपिटल रीजन में होते हैं और हर एक देश में एक ही हो सकता है हाई कमीशन और एम्बेसीज। पर जो कॉन्सुलेट होते हैं वो बड़े बड़े शहरों में कई सारे हो सकते हैं। मतलब इंडिया में यूएसए का 10, 12, 15 कॉन्सुलेट हो सकते हैं जो कि बड़े बड़े शहर में होंगे। मुंबई में हो सकता है, पुणे में हो सकता है, हैदराबाद में हो सकता है। अब ये कॉन्सुलेट का काम थोड़ा अलग है। सिंस देखिए, ये जो एम्बेसीज हो गए और हाई कमीशन हो गए, इनका मेन काम क्या है? इन दोनों के बीच में रिलेशन सेटअप करना,
जिसमें कि वीजा, ये सब सारा चीज आता है। वीजा खास करके इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर इंडिया का कोई बंदा यूएसए में रह रहा है ना, तो उसका पहली बात तो जाने का वीजा का जो हिसाब किताब है, वो वहां जाने के बाद अगर कल को उसको कोई दिक्कत आया तो वो सब क्या करेगा, वो इंडियन एम्बेसी में चला जाएगा और इंडियन एम्बेसी में जाके बताएगा कि मेरे को ये तकलीफ है। पर सिंस एम्बेसीज और हाई कमीशन के पास बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, तो ये छोटे मोटे वीजा वगैरह जैसे काम को और पब्लिक जो रिलेशन है ना, उनको डील करने के लिए उन्होंने क्या करा है, ये काम को एक तरीके से डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन कॉन्सुलेट के हाथ में। तो कॉन्सुलेट बेसिकली वो छोटे छोटे बिल्डिंग है जिसमें उस देश में रह रहे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इंडिया की हम बात करते हैं जर्मनी में, तो इंडिया के जो आबादी जर्मनी में रह रही है, जो टूरिस्ट हैं जो जर्मनी में गए हैं, उनको कल को दिक्कत हो तो डायरेक्टली जर्मन एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ पे कई सारे कॉन्सुलेट होते हैं बड़े बड़े शहरों में, उनमें से किसी एक में जाके बात कर सकते हैं, वीजा से रिलेटेड इशू सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बाकी कोई तकलीफ है तो बता सकते हैं। तो जनरली एम्बेसी और हाई कमीशन का काम को थोड़ा सा चैनलाइज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कॉन्सुलेट्स के माध्यम से। कॉन्सुलेट का जो हेड होता है उसको कॉन्सुल कहते हैं या फिर कॉन्सुल जनरल कहते हैं। ये भी जनरली यूपीएससी के थ्रू आईएफएस जो सेलेक्ट करते हैं उनको ही आगे जाने का मौका मिलता है। तो ये तो हमने बेसिक डिफरेंसेस समझ लिया। अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे। क्या वाकई में हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत में मौजूद जितने भी एम्बेसीज हैं उनमें से किसी में पैर भी नहीं रख सकते? तो ये बात थोड़ी बहुत सच है, थोड़ी बहुत गलत भी है। ऐसा कैसे? मान लेते हैं जैसे जर्मनी की एम्बेसी है इंडिया में, तो अगर जर्मनी के एम्बेसी में बैठा हुआ जो जर्मन एम्बेसडर है वो बंदा अगर अलाउ नहीं करेगा तो हमारे देश का प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति भी उसके यहाँ पे पैर नहीं रख सकता। यानी कि एक तरीके से जो बिल्डिंगें होती है ना, ये कहने को इंडिया के अंदर है पर ये उनका सोवरेन प्रॉपर्टी होता है। ऐसा आप समझ सकते हैं कि आपने इंडिया में, दिल्ली में, चाणक्यपुरी में जो जर्मनी की एम्बेसी है उसमें जाके अगर पैर रखा तो आप समझ लीजिए कि आप जर्मनी में पैर रख दिए, आप वो जर्मनी में है, वो इंडिया में नहीं है, ऐसा मान के चल सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह को वो अलाउ नहीं करते आने के लिए, ऑब्वियसली अलाउ करते हैं, पर ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह पहले से डील कर लिए जाते हैं। पर बिना मर्जी के, बिना उनके एम्बेसडर के परमिशन के वाकई में हमारे देश का राष्ट्रपति भी उनके इस एम्बेसी में पैर नहीं रख सकता, क्योंकि वो उनका सोवरेन टेरिटरी है। समझ के चलिए कि आप जर्मनी में पहुंच गए, आप इंडिया में नहीं है, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसा चीज है। सेकंड है, इनकी बिल्डिंगें कौन बनाता है? जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी के एम्बेसी जो इंडिया में होगा, ये बिल्डिंग भारत बना के देगा, वो हमसे लीज पे ले लेंगे, रेंट पे ले लेंगे, या खरीद लेंगे, या खुद से बनाते हैं? तो एक्चुअली में ऐसा होता है कि ज्यादातर देश आज के टाइम पे दूसरे कंट्रीज में अपना एम्बेसी का बिल्डिंग खुद से बनाते हैं, खुद के कंस्ट्रक्शन कंपनी से बनाते हैं, खुद का डिजाइन रखते हैं, ताकि उनके कंट्री का कल्चर रिफ्लेक्ट हो, उनके बिल्डिंग में आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट हो। तो भारत में जितने भी एम्बेसीज होंगे, ऑब्वियसली बात है, इसमें से ज्यादातर उन्होंने अपने देश, जिन देशों का एम्बेसी है उन्होंने खुद से बनाए हुए होंगे, है ना। तो इसके पीछे रीजन है, एक्चुअली में कोल्ड वॉर के समय पे एक घटना हुआ था। जो यूएसए का एम्बेसी था, यूएसएसआर के कैपिटल मॉस्को में, रसिया तब यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, तो वहां पे मॉस्को में जो यूएसए का एम्बेसी था वो एक्चुअली में यूएसएसआर के द्वारा बनाया हुआ था। तो यूएसए ने उसको लीज पे ले लिया और वहां पे वो अपना काम कर रहे थे। तो बाद में पाया गया कि वो बिल्डिंग के अंदर ना बहुत सारे बग्स लगाए गए हैं, माइक्रोफोन्स लगाए गए हैं, छोटे छोटे कैमरास लगाए गए थे। कैमरास का तो जिक्र उतना नहीं मिलता है, माइक्रोफोन्स लगाए गए थे, बग्स लगाए गए थे, जिससे उनके कन्वर्सेशन सुन सके और इंटेलिजेंस गैदर किया जा सके। यानी कि एक तरीके से इन बिल्डिंग्स को स्पाइज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, स्पाइंग एजेंट्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था इन बिल्डिंग्स को। तो जब से ऐसा चीज हुआ उसके बाद से सारी कंट्रीज सतर्क हो गए और अब ज्यादातर देशों में वो अपना बिल्डिंग खुद से बनाते हैं, खुद के कंपनीज, खुद के कंस्ट्रक्शन कंपनीज और खुद के डिजाइनर्स वगैरह ले जाके, ताकि ये स्पाइंग जैसा जो सीन है ना वो खत्म किया जा सके और उनका अपना कल्चर वगैरह अपना आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट होता रहे, ऐसा। अच्छा, एक और फैक्ट है कि क्या कुछ एक कंट्री के एम्बेसी इतने बड़े हो सकते हैं कि किसी देश से ही बड़े हो जाएं? यस, ये फैक्ट है। जैसे यूएसए का एम्बेसी है बगदाद में, जो कि इराक का कैपिटल है, वो 100 एकड़ से ज्यादा बड़ा है और वहां पे टोटल जो आबादी है वो इतनी ज्यादा है कि वेटिकन सिटी से ही बड़ी है। मतलब वेटिकन सिटी से टोटल अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करेंगे तो ज्यादा आबादी बगदाद में यूएस के एम्बेसी में रह रहे हैं। 20 से ज्यादा बिल्डिंग है उनकी वहां पे। तो कई बार ऐसा होता है और डिपेंड करता है कि कितना इंपॉर्टेंट एरिया है और कितना इंपॉर्टेंट उन कंट्री के साथ उनको रिलेशन मेंटेन करना है, उतने ही स्टाफ वहां पे होते हैं। तो कई बार जो छोटे मोटे कंट्री होते हैं उनमें हो सकता है कि 40 से 50 होंगे, पर वहीं पे अगर हम यूएसए का जो एम्बेसी है इंडिया में, अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं। हो सकता है 100 हो, 200 हो, 400 हो, 500 हो। अब ये कितने हो सकते हैं, ये वियना कन्वेंशन ने जिस कंट्री का एम्बेसी होगा उसके हाथ में छोड़ रखा है, पर आपको होस्ट कंट्री से परमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि इंडिया ने अगर बोल दिया कि नहीं 300 से ज्यादा नहीं रख सकते तो फिर नहीं रख सकते, पर जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा भी तो एम्बेसी है यूएसए में। अगर हम उन पे बाधा लगाएंगे तो वो हम पे भी बाधा लगा सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि कई सारे एम्बेसीज का इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए किया जाता है। ऐसे कैसे? देखिए, कुछ डिप्लोमेटिक पाउचेज होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल बेल्जियम का मान लेते हैं जो एम्बेसी है इंडिया में, उससे बेल्जियम से कुछ आ रहे हैं जो डिप्लोमेट्स है ना, वो कुछ पाउचेज लेके आएंगे कि ये बेल्जियम एम्बेसी में जाने वाला है।
तो उनको डिप्लोमेटिक पाउचेस कहते हैं, और उनको एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट पे ना कस्टम्स भी, इंडियन कस्टम्स भी वहाँ पे चेक नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, भले उनको शक भी हो पर नहीं रोक सकते। और इसका इस्तेमाल इतिहास में कई बार पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है, हथियार मंगाने के लिए किए गए हैं, कई बार तो बड़े बड़े बक्सों में, ऐसे डिप्लोमेटिक पाउचेस के नाम पे बड़े बड़े बक्सों में इंसानों को भी लाया गया है, ऐसे भी कई सारे एविडेंसेस हैं। तो इनका इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए भी किया जाता है। ये डिप्लोमेटिक पाउचेस बहुत बड़े ऐसे जरिया हैं ये स्मगलिंग का, या लोगों को ही स्मगल करने का। एम्बेसी से जुड़े हुए एक और सवाल है कि क्या हर एक देश में एम्बेसी होता है? तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल छोटे मोटे कंट्री हैं, जैसे एंडोरा हो गया या लिechtenstein हो गया, ये सारे जो कंट्री बहुत छोटे छोटे कंट्री हैं, तो इनको लगता है कि हम क्यों भैया जाके उतना बिल्डिंग बनाएं, इतना खर्चा करें, स्टाफ रखें, हमारा उतना ज़्यादा रिलेशन है नहीं, हमारे टूरिस्ट भी उतना जाते नहीं है, हमारे ऑफिशियल्स भी उधर नहीं है, तो रहने दो। तो वैसे केस में वो क्या करते हैं, स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री का जो एम्बेसी होगा ना, उसके थ्रू ही अपना डील कर लेंगे कि कल को मान लेते हैं एंडोरा का कोई बंदा भारत में आया पर उसको कोई तकलीफ हो गई, तो वो सीधा क्या करेगा, अब एंडोरा का तो है नहीं एम्बेसी, वो स्विट्जरलैंड के एम्बेसी में जाएगा और स्विट्जरलैंड के एम्बेसी के थ्रू ही वो एंडोरा वाली डील कर लेते हैं। तो एक ऐसा भी जुगाड़ बनाया गया है। हालांकि इसमें एक सवाल और है, इंडिया का चाइना में तो है ही, सबको पता है। ताइवान एक ऐसा देश है जिसमें इंडिया का एम्बेसी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको पता है अगर, तो कमेंट में बताइए, और अगर नहीं पता होगा तो मैं अगला एक शॉर्ट्स बना के बता दूंगा कि क्यों ताइवान में इंडिया का एम्बेसी नहीं है। जिनको पता है वो कमेंट में बताएं, तो मिलेंगे। एम्बेसीज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कल को मान लेते हैं दो देश है, ए और बी, ए का एम्बेसी बी में होगा, बी का एम्बेसी ए में होगा, पर कल को दोनों में लड़ाई हो जाता है। लड़ाई होने के बाद मान लेते हैं ए और बी के बीच में आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो गए, आपस में ट्रेड खत्म कर लिया, आपस में बातचीत खत्म कर लिया, बायलैटरल टाइज तोड़ दिए, पर इसके बावजूद भी दोनों कंट्री का एम्बेसी मौजूद रहेगा और फुल्ली फंक्शनल रहेगा। एम्बेसीज इतने पावरफुल होते हैं, एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि दो देश अगर बात नहीं भी कर रहे हो तो भी उन दोनों देश में एम्बेसीज होते हैं और फुल्ली फंक्शनल होते हैं। एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो होगा जैसे यूएसए का ईरान में, या ऐसे कोई जहां पे एकदम एनिमी नेशंस के रूप में एक दूसरे को देखते हैं, वहां पे ही खाली अपना एम्बेसी सेटअप नहीं करते। अदरवाइज रिलेशन बहुत बिगड़ जाने के बावजूद भी एम्बेसीज होते हैं। बहुत रेयर केस आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री में एम्बेसी नहीं है। ये एम्बेसीज कितने पावरफुल होते हैं, कितने ताकतवर होते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण है जूलियन असांज का केस। जूलियन असांज बेसिकली विकीलीक्स का फाउंडर था। विकीलीक्स ने क्या करा था, इसने यूएस गवर्नमेंट के कई सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा पब्लिक में रिलीज कर दिए थे। अब ये यूएसए इस बात से खार खाया हुआ था और जूलियन असांज को पकड़ना चाह रहा था। जूलियन असांज भाग के चला गया यूके, और यूके के अंदर इक्वाडोर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसका इक्वाडोर के एम्बेसी में जाके छुप गया। अब उसने इक्वाडोर के गवर्नमेंट के साथ कुछ सांठगांठ बिठा लिए थे, मांडवाली कर ली थी। इस पर डिटेल में हम कभी और बात करेंगे, मैं बस मेन मुद्दे पे आ रहा हूं। तो इक्वाडोर के एम्बेसी में जाकर छुप गया। अब इक्वाडोर के एम्बेसी से बार बार यूके यूएसए हमेशा रिक्वेस्ट करते रहे कि भैया इस बंदे को बाहर आने दो तो हम पकड़ेंगे, पर ये इतने पावरफुल होते हैं एम्बेसी वाले कि भैया कई सारे बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे बड़े बड़े ताकतवर देश ढूंढ रहे हैं, पर वो सबको पता है कि यहाँ पे मौजूद है। वहां पे दिन भर बाहर पुलिस तैनात रहती थी कि कभी भी एक सेकंड के लिए एम्बेसी के बाहर पैर रखेगा तो इसको तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। पर इक्वाडोर गवर्नमेंट के साथ उसके सांठगांठ होने की वजह से इतनी तगड़ी इम्यूनिटी मिली कि वो उस एम्बेसी में 7 साल तक रहा। हालांकि वो बाहर कदम नहीं रखता था, उसने एक कुत्ता भी पाला हुआ था, बहुत फेमस हुआ था। वो कहीं भी इंटरव्यू देना होता था, कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होता था तो बैल्कनी से करता था, है ना। वो कहता है कि कई दिन तक वो सनलाइट बेचारा नहीं ले पाता था, क्योंकि बाहर अगर कदम रखता तो उसको तुरंत पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते, यूके पुलिस अरेस्ट कर लेती। तो 7 साल तक इवेंचुअली वो उसके अंदर छुपा रहा। सबको ये पता था कि यहाँ पे है, पर फिर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक तरीके से इक्वाडोर का जमीन हो गया और उस पर पैर नहीं रख सकते बिना परमिशन के। इवेंचुअली 7 साल बाद जब इक्वाडोर के गवर्नमेंट ने उससे इम्यूनिटी छीन ली, क्योंकि इक्वाडोर पे बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर बन रहा था, तब जाके उस बंदे को रिलीज किया गया, मतलब उस एम्बेसी से बाहर निकाल दिया गया। और जैसे ही बाहर निकला वैसे ही उसको पकड़ के अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे ही एक और घटना है, वो है तेहरान के अंदर यूएस एम्बेसी का। दुनिया का सबसे बड़ा किडनैपिंग में से एक केस माना जाता है, वो है तेहरान एम्बेसी किडनैपिंग। मतलब यूएसए के एम्बेसी है जो तेहरान में था। होता यह है कि 1979 में ईरान में कई सारे रिवॉल्यूशन वगैरह आ रहे थे। मेन ईरानियन रिवॉल्यूशन था जो 1979 में, उसमें कुछ बच्चे जो स्टूडेंट्स ही थे, बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं थे, वो स्टूडेंट थे, वो यूएस एम्बेसी के अंदर घुस जाते हैं और 52 जो स्टाफ थे यूएस एम्बेसी के, उनको 444 दिन 444 डेज के लिए अरेस्ट करके रख लेते हैं। मतलब होस्टेज बना के रख लेते हैं, समझिए। उनके ही एम्बेसी में, यूएसए के एम्बेसी में ही 1 साल से ज़्यादा उनके 52 लोगों को होस्टेज बना के रख लिया गया था। हालांकि 3-4 लोग कैसे, मतलब उस पर कई सारे मूवीज़ भी बने हुए हैं कि कैसे करके 3-4 लोग वहाँ से भेष बदल के कोई मूवी का डायरेक्टर
अपने आप को बता के 3-4 स्टाफ हैं उसके, ऐसा बता के वो 3-4 लोग बहानेबाजी करके निकल गए कि हम तो भैया यहाँ के लोग हैं नहीं, हम तो खाली मूवी के शूटिंग के लिए आए हुए थे, हमने यहाँ पे कुछ इंटरव्यू वगैरह करना था। ऐसे करके 3-4 लोग भागे। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज़ वगैरह बने हुए हैं, आप जाके सर्च करना गूगल पे, आपको पता चलेगा। तो मतलब ऐसा भी होता है कि बहुत पावरफुल होने के बावजूद भी कई बार एक आध ऐसे रेयर केसेस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे ऐसे एम्बेसीज में ही अटैक हो जाता है। आई होप बहुत सारा कुछ जानने को मिला होगा एम्बेसीज के बारे में। ऐसे मेरे पास और भी बहुत इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं जिनको डिटेल में मैं चर्चा कर सकता हूं, वो बहुत लंबा समय लगेगा, तो वीडियो को छोटा रखना था उसके लिए यहीं तक। पर आपको अगर और भी कुछ जानना हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा।